पंढरपुर नाम का एक कस्बा था। वहाँ गुड़िया अपनी अब्बू गिरधारी लाल के साथ रहती है। गिरधारी लाल एक मामूली गैरेज में काम करता था और लोगों की गाड़ियाँ ठीक करता था। गुड़िया उठो, सुबह हो गई। मेरे कुछ ग्राहक आकर भी चले गए, लेकिन मुझे अब तक चाय नहीं मिली। पिताजी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? मैं आपको बनाकर दे देती। मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए नहीं उठाया, मैंने तो पहले से ही तुम्हारे और मेरे लिए चाय बनाकर रखी थी, इसलिए उठाया। क्या पिताजी, आप भी? गिरधारी लाल और गुड़िया दोनों ही खुशी खुशी रहा करते थे। गिरधारी लाल अपने गराज की दुकान चलाता और गुड़िया ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया करती। भाई साहब, मुझे कुछ राशन लेना है, आप ये पर्ची में लिखे हुए सामान बंधवा दीजिए ना। जी बेटा, तुम तो गिरधारी लाल की बेटी हो ना। वो दरअसल मेरी बेटी भी ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती है। मैंने सुना है अक्सर शादी और किसी भी महफिल में अच्छे पैसे बन जाते हैं। आप अपनी बेटी को मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं उसे सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी। गुड़िया वहाँ खड़ी होकर राशन ले ही रही थी कि वहाँ कस्बे की ठकुराइन चाची आ गई और कहने लगी, हाँ हाँ भेज देना, कम से कम ये तो सीख ले। आजकल की लड़कियों को न जाने कब अकल आएगी। घर का काम तो इनसे होता नहीं और चली ब्यूटी पार्लर खोलने। अरे ओ ठकुराइन, ये आप बेचारी बच्ची को काहे डरा रही है? रहने दीजिए अंकल, इनका तो काम ही यही है, पूरे गांव में घूम घूम कर लोगों की बातें सुनना और अपना मशवरा देना। गुड़िया काकी से बहस करके अपने घर चली गई और गुस्से में जाकर बैठ गई, जिसे देखकर गिरधारी लाल ने गुड़िया से पूछा, क्या हुआ बेटी? मेरे ब्यूटी पार्लर का काम सीखने की वजह से सारा गांव पहले से ही परेशान है। हमें दूसरों से क्या मतलब बेटा, तुम फिक्र मत करो और अपना ब्यूटी पार्लर वो क्या कहते हैं पार्लर, हाँ वो पार्लर का काम पूरा कर लो। पैसे जितने चाहिए मुझसे ले जाना। गुड़िया शहर से ब्यूटी पार्लर का पूरा काम सीखकर गांव आ गई। गांव आकर उसने देखा कि गांव की ठकुराइन उसके घर के सामने खड़ी है। सुनो गिरधारी, तुम आकर कई दफा मुझसे पैसे लेकर गए हो, जिसका तुमने 1 रुपया भी मुझे वापस नहीं किया है। मैं सारे पैसे आपको लौटा दूंगा, मेरी बेटी का काम बस शुरू होने ही वाला है। हाँ ठीक है, मैं अगले हफ्ते दोबारा आकर तुमसे मिलूंगी, लेकिन अगर मुझे मेरे पैसे तब वापस नहीं मिले ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ठकुराइन वहाँ से चली जाती है। उस वक्त गुड़िया कुछ नहीं कहती, लेकिन समझ जाती है कि सारे पैसे ठकुराइन के कर्ज से, जिससे उसने अपने ब्यूटी पार्लर की कोचिंग ली। अगर ये बात मुझे पता होती कि ठकुराइन के पैसों पर मैंने ये तालीम ली है, तो मैं कभी ब्यूटी पार्लर का काम सीखती ही नहीं। क्या करता बेटी मैं, मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब तुम कस्बे में आ गई हो तो तुम अपना ब्यूटी पार्लर खोल लो। पिता की बात सुनकर गुड़िया ने ठीक वैसा ही किया। कस्बे के बाजार में अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया। एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर जिसमें सजने संवरने की सारी चीजें थी। ब्यूटी पार्लर खोलकर मुझे पूरे 1 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन पिताजी, मेरे ब्यूटी पार्लर में अभी तक कोई भी नहीं आया। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, कहीं हमारे सारे पैसे डूब न जाएं। घर में जो सोना बचा था उससे आपने मुझे ये दुकान खोल कर दी। ऊपर वाला चाहेगा तो सब अच्छा होगा, बस तुम मन लगाकर अपना काम करो। उतने में वहाँ ठकुराइन अपने साथ 2 गुंडे लेकर आ गई। आज अगर गिरधारी ने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं उसकी पूरी दुकान उठाकर ले जाऊंगी। मालकिन, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे सूद समेत लौटा दूंगा। मुझे तुमसे और कुछ नहीं सुनना है, आज मैं तुम्हारी दुकान छीन कर ही रहूंगी। अरे, जब इतना ही अपनी बेटी पर भरोसा था तो उसे इंजीनियर और डॉक्टर क्यों नहीं बनाया? मालकिन, अगर आप कहे तो इसके गराज और इसके ब्यूटी पार्लर का सारा सामान हम ले जाए। हाँ, ले जाओ, इसके घर के सारे सामान ले जाओ और इसे कहीं का नहीं छोड़ना। सबको जुटा कर ले जाऊंगी मैं यहाँ से। ठकुराइन का हुक्म सुनकर दोनों ने गिरधारी के गराज में खड़ी सारी गाड़ियों को टो करवा लिया और वहाँ से लेकर चले गए। गुड़िया के ब्यूटी पार्लर के दुकान के भी सारी सजने संवरने की चीजें वो वहाँ से चले गए। गुड़िया बेटी फूट फूट कर रोने लगी।
हे मालिक, ये तुमने मेरे साथ कैसा सलूक किया है? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है पिताजी, कुछ भी नहीं। गराज में कबाड़, स्कूटी और कुछ बिखरे हुए ब्यूटी पार्लर का सामान ही रह गया था, जिसे उठाते हुए गुड़िया ने कहा, इन सामान का अब हम क्या करेंगे? न गैरेज बचा, न ब्यूटी पार्लर। लेकिन पिताजी, ये स्कूटी किसकी है? ये मेरे गराज में आज ही सुबह एक मोची ले आया था और उससे मैंने ये स्कूटी कम पैसों में खरीदी थी। मेरे दुकान न चलने का कारण ये है कि मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में किसी को पता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ पिताजी कि आप इस स्कूटी को कुछ इस तरह से बनाइए जिससे ये चलती फिरती स्कूटी ब्यूटी पार्लर बन जाए। लोगों को मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ही इस स्कूटी को लेकर सब जगह पर जा सकूं। तुमने ये खूब कहा बेटा, शायद इससे हमारा काम बन जाए और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जाओ, जाकर सबकर सजाओ। उतने में वहाँ पर उनके पड़ोस की रानी मौसी आ गई और गुड़िया से कहने लगी, बेटा, क्या तुम मेरा भी श्रृंगार कर सकती हो? मेरे मायके में एक जलसा है, मुझे वहाँ जाना है। जी मौसी जी, अभी करती हूँ। बेटा, मैंने देखा कि कैसे उस कपटी ठकुराइन ने तुम्हारे दुकान पर तमाशा किया। वो हम गांव वालों को आगे बढ़ते देखकर बहुत जलती है। गुड़िया ने रानी मौसी को कुछ इस तरह से सजाया कि उनका चेहरा एकदम से निखर गया। वाह बेटा, तुम में तो सच में बहुत हुनर है। काबिले तारीफ काम किया है तुमने। ये कुछ पैसे रखो और इससे अपनी जिंदगी सुधारने की कोशिश करो। लेकिन ये तो बेहद ज्यादा है। तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे लौटा देना। बेटा, मैं तुम्हारे लिए स्कूटी ब्यूटी पार्लर बनाकर तैयार कर देता हूँ। दिन रात मेहनत करके गिरधारी ने अपने स्कूटी पर ही ब्यूटी पार्लर का भंडार लगा दिया। उसने उस पार्लर को ऐसा बनाया कि स्कूटी के चारों तरफ सजने धजने के सारी चीजें लगी थी। बड़ा सा शीशा, क्रीम पाउडर और भी बहुत कुछ। पिताजी, ये स्कूटी कम चलता फिरता ब्यूटी पार्लर ज्यादा लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। अब तुम इसे चलाकर सारे कस्बे में घूमो और सारी चीजें अच्छे से करो। मेरी काबिल बिटिया कामयाब होकर लौटना। फिर क्या था, गुड़िया ने अपनी स्कूटी ब्यूटी पार्लर शुरू कर दी। हर कस्बे वो स्कूटी लेकर चली जाया करती थी और उस कस्बे की लड़कियों और औरतों को सजाया करती थी। देखते ही देखते स्कूटी ब्यूटी पार्लर के नाम से गुड़िया मशहूर हो गई। ये लीजिए आपके पैसे, ये मैंने अपने ब्यूटी पार्लर से कमाए हैं। शुक्रिया बेटी, मालिक की लाठी मुझ पर भी चली है। मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैंने कईयों का घर उजाड़ा और इसी वजह से मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। मालिक आपका भला करे। जब भी आपको मौका मिले तो आप मुझसे आकर मिल लीजिएगा। गुड़िया ठकुराइन से लिए हुए पैसे उन्हें वापस कर देती है और अपने स्कूटी ब्यूटी पार्लर से लोगों के घर जाकर उन्हें सजाती है। कुछ वक्त के बाद एक बड़ा सा घर लेकर अपने अब्बू के साथ वही रहने लगती है। ये मंजीत है और ये पुष्पा। इन दोनों की सालों की ख्वाहिश थी कि वो एक स्कूटर खरीदें। दूसरों के शौहर अपनी बीवी को स्कूटर पर घुमाते हैं। एक मेरा शौहर है जो कब से न जाने स्कूटर लेने के ख्वाब ही देख रहा है। ले लेंगे। एक मर्तबा मैं बस पैसे जमा कर लूं। लेकिन जमा कैसे कर लूं? जब भी कुछ पैसे जमा करता हूं तो तुम्हारी फरमाइश शुरू हो जाती है। मुझे ये साड़ी चाहिए, वो चाहिए। अब इसमें मैं आखिर स्कूटर कैसे खरीदूं? मंजीत को किसी भी हाल में स्कूटर खरीदनी थी और अब उसने ठान लिया था कि वो स्कूटर खरीद कर ही रहेगा। उसी रोज से मंजीत पैसे जमा कर गुल्लक में डालता गया। अब जल्दी मेरा स्कूटर आएगा। अब यही चीज वो रोज करने लगा। वो रोज कुछ न कुछ पैसे उस गुल्लक में डालने लगा और गुल्लक दिन ब दिन वजनी होता गया। एक रोज पुष्पा ने गुल्लक को उठाया। ये तो बहुत वजनी है, इसमें बहुत से पैसे होंगे ना? हैं, लेकिन उन पैसों पर अपनी नजर मत गड़ाओ। वो पैसे मेरी स्कूटर के लिए हैं। और मंजीत ने पुष्पा के हाथ से गुल्लक लिया और वापस अपनी जगह रख दिया। अगले रोज मंजीत गैरेज पर गया स्कूटर का दाम पता करने। भाई, मुझे कोई अच्छी स्कूटर तो बताओ। ये देखिए, सिर्फ 1 साल पुरानी है। क्या दाम है इसका?
50,000। बाप रे, कोई सस्ती स्कूटर दिखाओ दोस्त। ये देखिए, 10 साल पुरानी, इसका दाम है 20,000। हाँ, 20,000। मैकेनिक ने मंजीत को ऊपर से नीचे देखा। अब इससे सस्ता स्कूटर कहाँ से दिखाऊं? इससे सस्ता चाहिए तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत मायूस होकर वहाँ से चला गया, लेकिन मंजीत के जहन में मैकेनिक की वो बात रह गई, इससे सस्ता स्कूटर तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। मंजीत पेशे से एक मोटर की मरम्मत करने वाला था। वो कई किस्म के मोटर बनाने में उस्ताद था और अभी हाल ही में उसने मोटर और बैटरी पर चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर का वीडियो भी देखा था। उस रोज मैंने जो मोटर वाली स्कूटर देखी थी वो तो बैटरी पे चलती है, पेट्रोल का खर्च भी नहीं है। क्यों ना मैं वैसी ही स्कूटर बनाऊं? ऐसे तरकीब तो बुरी नहीं है। मंजीत ने अपने मोबाइल पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के कुछ वीडियोस देखे, जिससे उसे काफी चीजें समझ में आने लगी। ये ज्यादा मुश्किल तो नहीं मालूम होता। टायर और मोटर के बीच में फीता होता है जिससे गाड़ी चलती है। अब सिर्फ मुझे एक पुरानी स्कूटर का इंतजाम करना होगा। मंजीत फौरन घर गया और उसने अपनी गुल्लक को तोड़ दिया। अरे ये क्या कर रहे हो? अपना स्कूटर बना रहा हूँ। क्या? अब तुम देखती जाओ। मंजीत ने सारे पैसे जमा किए। 10,000 रुपये हैं, इनमें से तो सब कुछ हो जाना चाहिए बस। मंजीत एक स्क्रैप डीलर के पास गया। मुझे एक ऐसा स्कूटर चाहिए जिसकी सिर्फ बॉडी अच्छी हो। देख लो भाई, तुम्हें कौन सी पसंद आती है? उस स्क्रैप यार्ड में मंजीत का तवज्जो एक सुर्ख स्कूटर की जानिब गया। उस स्कूटर का रंग और बॉडी एकदम दुरुस्त थी। ये कितने का है? वो तो एकदम बंद है, इंजन सड़ चुका है। मुझे चलेगी। आप दाम बताइए। 2,000 रुपये दे दो और ले जाओ। मंजीत ने खुशी खुशी उस डीलर को 2,000 रुपए अदा किए और उस भंगार स्कूटर को अपनी दुकान में ले गया। फिर मंजीत गया एक स्पेयर शॉप पे और वहाँ से उसने बड़ी मोटर, बैटरी और कुछ सामान खरीदा और अपनी दुकान पर आकर वो अपनी स्कूटर पर काम करने लगा। घंटों गुजर गए, सुबह से शाम हो गई। यहाँ पुष्पा परेशान थी। अब तक तो इन्हें आ जाना चाहिए था, न मालूम कहाँ रह गए। मंजीत पर अलग ही धुन सवार थी। उसे किसी भी हालत में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना ही था। वो लगा रहा। जब देर रात हुई तो पुष्पा मंजीत को तलाशती हुई दुकान पर आई। रात के 11 बज रहे हैं। आपको वक्त का अंदाजा भी है क्या? मैं कितना डर गई थी। अरे बाप रे, मुझे तो वक्त का अंदाजा ही ना रहा। और ये किसका स्कूटर है? हमारा। दिखने में तो बहुत पुराना है। हाँ, लेकिन टेक्निक में काफी नया है। ये स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। हकीकत में? हाँ, लेकिन इसे बनाने में अभी वक्त है। इसका एक बेल्ट नहीं मिल रहा। मिल जाएगा। अब घर पर चलिए, कल वापस स्कूटर पर काम कर लेना। ठीक है। मंजीत ने सारा सामान समेटा और दुकान बंद कर दी। अगली सुबह मंजीत बेल्ट के लिए एक दुकान से दूसरी दुकान भटकता रहा। कहीं भी उस स्कूटर का बेल्ट नहीं था। आखिर भटकते भटकते वो एक कबाड़ी की दुकान पर आया। आपके पास बड़ी मोटर का बेल्ट है क्या? तकरीबन 30 इंच का। इतना बड़ा बेल्ट तो वॉशिंग मशीन में ही लगता है बेटा। रुको, बताता हूँ। उस कबाड़ी ने मंजीत को एक वॉशिंग मशीन का बेल्ट दिया, जो देखकर मंजीत खुश हो गया। मंजीत ने कबाड़ी को पैसे दिए और अपनी दुकान पर चला गया। अपनी दुकान पर लौटकर मंजीत ने अपने स्कूटर में वो बेल्ट लगा दिया और स्कूटर चालू किया। उसकी स्कूटर काम कर रही थी। वो हैरान था। आखिर मैंने कर दिखाया। वाह, मेरा अपना स्कूटर। मंजीत ने स्कूटर के सारे पार्ट्स फिक्स किए और उस पर बैठ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बनाया हुआ इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहा था। वो सीधा अपने घर गया और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। पुष्पा बाहर आई और स्कूटर देखकर हैरान रह गई। ये बन गया इतनी जल्दी? हाँ, देखा अपने शौहर का कमाल। चलो, इसी खुशी में मैं तुम्हें अपने स्कूटर पर तुम्हारे मायके घुमा कर ले आता हूँ। पुष्पा खुशी खुशी स्कूटर पर बैठ गई। मंजीत उसे मायके ले गया और वहाँ सब लोग मंजीत का स्कूटर देखकर हैरान थे। जीजा जी,
स्कूटर तो ले लिया, लेकिन मालूम है ना पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। मुझे जरा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा स्कूटर पेट्रोल पर नहीं बल्कि बिजली पर चलता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर है, मैंने खुद बनाया है इसे। वाकई? हाँ, वाह कमाल है। जीजा जी, मुझे भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। कितना खर्च आया होगा? मंजीत ने हिसाब जोड़ा। मेरे तो 8,000 खर्च हुए हैं, लेकिन इसे 15 बोल देता हूँ, थोड़ा मुनाफा मेरा भी हो जाएगा। 15,000 खर्च हुए हैं साले साहब, बस इतना ही। फिर तो यकीनन मुझे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर चाहिए। मंजीत का साला फौरन 15,000 ले आया और मंजीत को दे दिया। मंजीत पैसे देखकर खुश हो गया और फिर क्या था, मंजीत की गाड़ी चल पड़ी। वो पुराने स्कूटर खरीदकर उनमें मोटर लगाकर उन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने लगा और कम दामों में फरोख्त करने लगा। ग्राहकों की मानो कतार लग गई। मंजीत का कारोबार चल पड़ा। पेट्रोल की बढ़ती कीमत के दरमियान मंजीत का देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर मशहूर हो गया और मंजीत की जिंदगी बदल गई। अब वो मंजीत नहीं बल्कि मंजीत सेठ बन चुका था, देसी इलेक्ट्रिक स्कूटर नाम की कंपनी का मालिक। एक शहर में आलोक रहता है। आलोक एक बड़ा कारोबारी है। आलोक की एक बेटी है जिसका नाम नेहा है। आलोक की पहली बीवी का कैंसर से इंतकाल हो गया। अब आलोक ने दूसरा निकाह अंजना से कर लिया। रंजना आलोक का बहुत ख्याल रखती है। रंजना सुबह सुबह आलोक के लिए चाय लेकर आती है। अरे रंजना, तुम सिर्फ हम दोनों का ही ख्याल रखती हो, अपना भी ख्याल रखा करो। आप दोनों के अलावा और मेरा है ही कौन? हाँ, लेकिन तुम सुबह देर तक सो जाया करो। ये चाय वगैरह मैं खुद ही बना लिया करूँगा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया कि मुझे 1 महीने के लिए दूसरे मुल्क जाना है। तुम अपना और नेहा का ख्याल रखना। लेकिन हम 1 महीने तक कैसे रहेंगे? मैं रोजाना वीडियो कॉल करता रहूँगा। मुझे भी कुछ कहना है। हाँ कहो ना। ये नेहा के स्कूल का फॉर्म है, आप इस पर दस्तखत कर दीजिए। अरे तुम इतनी सफाई क्यों दे रही हो? मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लाओ, बिना पढ़े ही दस्तखत कर देता हूँ। पहले आप पढ़ तो लीजिए। तुमने पढ़ लिया तो समझो मैंने भी पढ़ लिया। आपको कब जाना है दूसरे मुल्क? आज शाम को ही मैं अपना ATM और क्रेडिट कार्ड देकर जाऊंगा और घर पर रखा कैश भी तुम इस्तेमाल कर लेना। आलोक ने पेपर्स पर दस्तखत कर दिए और शाम को विदेश रवाना हो गया। नेहा अपने कमरे में सो रही है। आज उसे जगने में देर हो गई। नेहा की आँख खुली तो उसने देखा कि आज अम्मी ने उसे जगाया नहीं। अम्मी, आज आपने मुझे जगाया क्यों नहीं और नाश्ता भी नहीं लगाया? हाँ हाँ, मैं तो तेरी खिदमत करती रहूँ ना, जैसे कि तू कहीं की महारानी है जो हर सुबह तुझे जगाकर नाश्ता कराऊं। अम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। जाके अब बावर्ची खाने में बर्तन मांज ले। लेकिन अम्मी, मुझे तो बर्तन मांजने आती नहीं। मांजने नहीं आती तो बर्तनों में खाना कैसे खाती है? चुपचाप जा और सारे बर्तन साफ कर दे। और हाँ, बिल्कुल चमकते हुए बर्तन चाहिए मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अम्मी को क्या हो गया है? मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही है वो? अब जल्दी से बर्तन धो देती हूँ। अगर वक्त पे बर्तन नहीं धोए तो न जाने क्या हो जाएगा। नेहा बावर्ची खाने में जाकर जैसे तैसे बर्तन साफ करती है और उसे अपने अम्मी अबू की बहुत याद आती है। नेहा ने बर्तन साफ कर दिए और अपने कमरे में चली गई। दोपहर को नेहा को भूख लगी है और वो अपने कमरे से बाहर आई। उसने देखा कि रंजना सोफे पर बैठी है और टीवी देख रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी से खाना मांगू या नहीं। वैसे ऐसा भी तो हो सकता है कि सुबह उनका मूड किसी बात को लेकर खराब हो, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अम्मी ने मुझे खाने के लिए आवाज क्यों नहीं लगाई? अम्मी रोज तो ऐसा नहीं करती, पर अब्बू के जाने के बाद से ऐसा ही चल रहा है। रंजना की नजर नेहा पर पड़ जाती है। क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? अम्मी, भूख लगी है। अरे ये भूखे लोग भी ना चैन से नहीं बैठने देते, कभी कुछ तो कभी कुछ। चल जा, बावर्ची खाने में जा और जो खाना रखा है वो खा ले। जी अम्मी, लेकिन बर्तन भी साफ करके रख देना। नेहा बावर्ची खाने में गई तो उसने देखा कि वहाँ रात का बासी खाना रखा है। नेहा की अपने अम्मी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए उसने रोते हुए वो खाना खा लिया।
इस तरह 1 महीना गुजर गया और आलोक के वापस आने का वक्त हो गया। रंजना बेड पर बैठकर इंस्टाग्राम चला रही है। आलोक आज पूरे 1 महीने के बाद वापस लौटा, लेकिन रंजना ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रंजना, तू मुझे ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रही हो? अरे भाई, मैं इतने दिनों बाद घर आया हूँ, क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? ओ हाँ, समझ गया, मैं तुम्हें वीडियो कॉल नहीं कर पाया, शायद इसी वजह से मुझसे नाराज हो। रंजना, मैं बहुत परेशानी में था और अब मुझे बुखार भी है। इतने पागल क्यों हुए जा रहे हैं? क्यों इतना शोर कर रहे हैं? अरे विदेश से ही आए हैं ना, किसी फौज से थोड़े ही ना, जो घर को इतना सिर पर उठाकर रखा है। मतलब ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इतनी टेंशन में हूँ, फिर भी खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं अभी अपने दोस्तों के साथ व्यस्त हूँ, सभी इंस्टाग्राम पर चैट कर रहे हैं। रुको, अभी बाद में बात करते हैं। रंजना अपने फोन पर लग जाती है। आलोक गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। नेहा बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही है। वो अपने अब्बू को 1 महीने में हुआ सारा वाकया बताती है। आलोक बुखार से तप रहा है, लेकिन उसका ध्यान नेहा रखती है। रंजना उठकर भी नहीं आती। क्या हुआ अब्बू? आप किस टेंशन में हैं? बेटा, अब तेरे अलावा कौन है सुनने वाला? हमारी कंपनी डूब गई, मेरे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। कोई बात नहीं अब्बू, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा आलोक का अब और भी ज्यादा ख्याल रखती है। नेहा अपने टैबलेट में ऑनलाइन क्लासेस ले रही है। आलोक भी वहीं बैठा है। तभी वहाँ रंजना आती है। जब देखो तब इंटरनेट खत्म करती रहती है। बावर्ची खाने में काम पड़ा है, ये भी नहीं कि उसे खत्म करो, क्योंकि तुम्हारे अब्बा जान ने ही कराया है ना रिचार्ज। रंजना, ये कौन सी तमीज है बच्चों से बात करने की? और रिचार्ज मैं नहीं कराता तो कौन कराता? अब ये घर भी बेच रहा हूँ मैं। भिखारी लोग, आपके पास घर होगा तभी तो बेचोगे। क्या आप जानते नहीं कि ये घर अब मेरा है? मैं कितनी अमीर हूँ आपको अंदाजा भी नहीं। और आपका बिजनेस, वो तो डूब गया है, मुझे सब पता है। अब तुम दोनों बाप बेटी गरीब हो। ओहो, तो तुम्हारा सलूक अचानक बदलने की वजह ये है। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। तो सुनिए मोहतरमा, जिस दिन आपने वो दस्तखत कराया था, मुझे पता था कि वो कागजात मेरी जायदाद के हैं और मैं गैर मुल्क नहीं गया था, इसीलिए मैंने वीडियो कॉल नहीं किया। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये घर पहले ही मैं भारत सरकार को गिरवी रख चुका हूँ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। नेहा ने जासूसी करके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हें कैद की सजा भी मिल सकती है। मैं और नेहा अब यहाँ से जा रहे हैं। रंजना वहीं खड़ी रह जाती है। उसको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। नेहा अपने अब्बू के साथ वहाँ से चली जाती है। एक शहर में चीकू अपने चाचा चाची के साथ रहता है। चीकू एक 6 साल का छोटा लड़का है, जिसके वालिदैन का इंतकाल बचपन में ही हो गया है। चीकू के वालिद कारोबारी थे और वो निहायत दौलतमंद थे। चीकू के पास भी बहुत सारी जायदाद है, इसीलिए ही उसके चाचा चाची उसके साथ रहते हैं। और उनकी खुद की एक छोटी बेटी चिंकी भी है। हर रोज की तरह चीकू आज भी स्कूल जा रहा है। चाची जान, आप मुझे स्कूल में साफ कपड़े पहनाकर भेजा करो ना। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा कि कपड़े कैसे पहनाते हैं? तू जानता भी है कि कपड़े साफ है या मैले? चाची जान, स्कूल में मैडम रोज बोलती है कि साफ कपड़े पहनकर आया कर। अगर आज मैं साफ कपड़े पहनकर नहीं गया तो टीचर स्कूल में दाखिल नहीं होने देंगी। कह देना कि मैं रास्ते में खेलते हुए आता हूँ। पहले मैं शहजादा बनकर स्कूल जाता था। हाँ, क्योंकि अंबानी की औलाद है ना तू। चाची जान, लंच दे दो। रात का खाना रखा है, उठा कर ले जा। मैं तेरी वालिदैन की नौकरानी नहीं हूँ जो हमेशा तेरे लिए चाकरी करती रहूंगी। चीकू गंदे कपड़े पहनकर और रात का खाना लेकर ही स्कूल के लिए पैदल निकल जाता है। स्कूल घर से कुछ फासले पर है। चीकू रोते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं स्कूल जाऊंगा तो मैडम मुझे मारेंगी। मेरे कपड़े बेहद मैले हैं और खाना भी बासी है। मैं रास्ते में ही बैठ जाता हूँ। मासूम चीकू की ये बात सड़क के किनारे घर बनाकर रहने वाली एक राजकुमारी के कानों में चली जाती है। राजकुमारी सिर्फ नाम की राजकुमारी है, वैसे वो बेहद गरीब है। अरे बच्चे, यहाँ आओ। तुम इतने मायूस क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा?
मेरा नाम चीकू है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये रात का खाना है। मेरी मैडम ये देखकर बहुत मारेंगी। अच्छा, लाओ अपना लंच बॉक्स दे दो, मैं इसमें ताज़ा खाना डाल देती हूँ। राजकुमारी चीकू को खाना दे देती है। और बताओ, तुम्हारी अम्मी आज बीमार है क्या? मेरी कोई अम्मी नहीं है। अरे, तुम ऐसे मन छोटा क्यों करते हो? मैं हूं ना तुम्हारी अम्मी। नहीं, मैं किसी को भी अब अपनी अम्मी नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में मेरी अम्मी बनी थी और अब मुझे तनिक भी प्यार नहीं करती। खाना भी गंदा देती है और चिंकी को बेइंतहा प्यार करती है। अच्छा ठीक है, अम्मी मत बनाओ, लेकिन सौतेली अम्मी बना लो और रोज स्कूल जाते वक्त रोजाना मुझसे खाना ले जाया करो। चीकू खुश हो जाता है और आगे बढ़ता है, लेकिन रास्ते में तभी चीकू का ख्याल आता है कि उसकी ड्रेस मैली है और टीचर तो उसे अभी भी मारेगी। हे भगवान, खाना तो सौतेली माँ से मिल गया, लेकिन मैं उनको कपड़े का बताना भूल ही गया। टीचर तो मुझे अभी भी मारेंगी। चीकू फिर से रोने लगता है। उसकी रोने की आवाज सड़क पर ही रहने वाली रजनी के कानों में जाती है। रजनी राजकुमारी की बड़ी बहन है। रजनी अपने घर से बाहर आती है और चीकू उसे सारी बात बताता है। घबरा मत चीकू, तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो। मुझे ऐसे मत बोलो, क्योंकि मेरी चाची भी शुरू में यही बोलती थी, लेकिन अब मुझे मारती है। अच्छा बाबा, मैं भी राजकुमारी की तरह तुम्हारी सौतेली अम्मी बन जाती हूँ, फिर तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं है ना? नहीं, फिर ठीक है। अच्छा रुको, मैं 10 मिनट में तुम्हारे कपड़े साफ कर देती हूँ और तुम्हारे लिए एक जोड़ी कपड़े और ले आऊंगी और तुम रोजाना आकर साफ कपड़े पहन लिया करना, फिर तुमको मैडम कभी नहीं मारेंगी। चीकू खुशी खुशी खेलता हुआ आगे चलता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि उसके जूते भी पॉलिश नहीं हुए हैं। मेरे जूते भी पॉलिश नहीं हुए। मैंने तो इस बारे में अम्मी को बताया ही नहीं। अब क्या करूं मैं? कैसे स्कूल जाऊं? मैं स्कूल के लिए लेट भी हो रहा हूं। किस्मत से इस बार भी चीकू का दर्द राजकुमारी की छोटी बहन रेनू के कान में चला जाता है। ये तीनों बहन पैसे से ही गरीब हैं, लेकिन दिल की बहुत अमीर हैं। चीकू की बात सुनकर रेनू ने भी अपने दिल के दरवाजे के साथ साथ घर के दरवाजे उस मासूम अनाथ के लिए खोल दिए, जिसे अब 2 अम्मी पहले ही मिल चुकी थी। चीकू रेनू को अब तक की सारी घटना बताता है। मेरे शौहर जूते पॉलिश का ही काम करते हैं और तुम रोजाना आकर अपने जूते पॉलिश करवाया करो। ऊपर वाले ने इंसान को इंसान की मदद के लिए ही बनाया है। मैं आपके पास नहीं आऊंगा। क्या हुआ? क्यों? ये बात मेरी चाची ने भी बोली थी और अब मुझे रोजाना ताने देती है। अच्छा बाबा, मैं अब तेरी तीसरी सौतेली अम्मी हूँ। अब खुश? चीकू बहुत खुश हो जाता है और स्कूल चला जाता है। अब चीकू खुश रहने लगा और रोजाना स्कूल जाने लगा। चीकू की ये खुशी चाची से कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने एक रोज चीकू को बुलाया। क्यों रे चीकू, आजकल तेरे गाल बहुत फूले फूले रहते हैं। मैंने तो तुझे कपड़े धोते हुए कभी नहीं देखा। तू इतना खुश क्यों है आजकल? और तू अब कोई शिकायत भी नहीं करता? चीकू मासूम होता है। वो अपनी चाची जान को सब बता देता है। मेरी 3 सौतेली माँ है और वो मुझे बेइंतहा प्यार करती है। हे भगवान, इस बुढ़े को जरूरी क्या था इतने सारे निकाह करने की? अब ना जाने किस किस को जायदाद में हिस्सा देना पड़ेगा। इससे अच्छा तो चीकू का ही घर से बाहर निकलना बंद करा देती हूँ। चाची चीकू को मारती है और उसका बाहर निकलना बंद कर देती है। और जब चीकू 2 रोज तक अपनी सौतेली अम्मी के पास नहीं पहुंचता, तो तीनों मिलकर उसे खोजना शुरू कर देती है और चीकू के घर पुलिस लेकर पहुंच जाती है। मेरी तीनों सौतेली अम्मी आप सब आ गई। मुझे इनसे बचा लो, चाची जान बहुत मारती है, ये बहुत बुरी है। बेटा, तुम्हारी तीनों अम्मियों ने हमें सब कुछ बता दिया है। सारी जायदाद पर सिर्फ तुम्हारा हक है। अगर तुम अपनी देखभाल के लिए इन सौतेली अम्मियों को अपने साथ रखना चाहते हो तो रख सकते हो,
बाकी नकली लालची चाचा और चाची को गिरफ्तार करके मैं हवालात ले जा रहा हूँ। पुलिस चीकू के चाचा चाची को लेकर जाती है और चीकू के पास उसकी तीनों सौतेली अम्मी छोड़कर जाती है। चीकू अब खुशी खुशी रहता है और अच्छे कपड़े पहनता है और खूब अच्छा अच्छा खाना खाता है।